हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। वसीयत जो रिश्तों में दरार भी लाता है और प्यार भी लाता है। मिस्टर गोविंद और उनकी पत्नी और उनकी एक इकलौती बेटी, तीनों के इर्द गिर्द मेरी घूमती ये कहानी। शायद आज के समाज में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। रुचि, उनकी बेटी रुचि। मिस्टर गोविंद और उनकी पत्नी ने बहुत प्यार से अपनी बेटी को पाला पोसा था। उनकी बेटी का जब जन्म हुआ था और जब उनकी बेटी 2-3 साल की हुई थी, तब लोगों ने ये भी कहा कि आपको एक दूसरा बच्चा करना चाहिए था, एक बेटे के लिए भी आप एक बेटा करना चाहिए था, क्योंकि बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर आपका पालन पोषण कौन करेगा और बुढ़ापे में आपको एक सहारे की तो ज़रूरत पड़ेगी। तब मिस्टर गोविंद बड़े गर्व से बोलते कि मेरी बेटी बेटों से कम नहीं है, वो हम लोगों का पालन पोषण भी करेगी और मैं अपनी बेटी को इस काबिल बना दूंगा कि मेरी बेटी जो है हम लोगों की केयर भी करेगी और अपना ससुराल भी बहुत अच्छे से संभालेगी। लोग कहते हैं कि बेटी पराई घर चली जाएगी, वहाँ पर वो सास ससुर के दबाव में रहेगी और पति के दबाव में रहेगी, तो क्या आपकी बेटी आपकी केयर कर पाएगी। तो इस पर गोविंद जी कहते हैं कि मैं एक बेटी देकर एक दामाद जैसा बेटा पाऊंगा और वो बेटा भी मुझे समझेगा और मेरी केयर करेगा। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और मिस्टर गोविंद और उनकी पत्नी की पूरी दुनिया उनकी बेटी रुचि के आसपास घूमती थी और रुचि भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। उनकी छोटी मोटी सारी बातों का वो बहुत अच्छे से उनकी बातें सुनती और उनकी कही हुई हर बात पर वो अमल करती। मिस्टर गोविंद को भी बहुत गर्व होता कि उनकी बेटी उन्हें कितना समझती है और किस तरह उन्होंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से एक अच्छी परवरिश दी थी। और इस तरह उनकी बेटी का स्कूल कॉलेज होते हुए जो है उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। अब मिस्टर गोविंद को चिंता हो रही थी कि अपनी बेटी की शादी एक सुयोग्य लड़के से किया जाए और इस तरह उन्होंने अपने आसपास या अपने ऑफिस में कई लोगों से कहा था कि जब अगर कोई अच्छा लड़का हो तो उन्हें ज़रूर बताइएगा। और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक अच्छा लड़का मिला और जिससे उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात की। सास ससुर बहुत अच्छे नेचर के थे और लड़का भी बहुत अच्छे नेचर का था, वो इंजीनियर था। और इस तरह जब उनकी बातें हुई तो उनकी बेटी रुचि की शादी उस लड़के से तय हुई और उस लड़के से उसकी शादी हुई। मिस्टर गोविंद अक्सर जो है जब उनकी बेटी की शादी हो गई तब अब उनका घर खाली खाली लगने लगा। जहाँ पर पूरा दिन उनकी बेटी चहकती थी, बोलती थी, वो कमरा बहुत खाली खाली लगने लगा। मिस्टर गोविंद को बहुत अजीब भी लगता, उनकी पत्नी को भी बहुत बुरा लगता। पहले तो जब बेटी की शादी हुई तो अक्सर वो बैठकर रोती रहती थी कि हाँ उनकी बेटी चली गई है और अब वो पराई हो गई है। तब उनकी बेटी ने समझाया कि माँ पापा, आपको कभी भी मुझसे मिलना हो, बात करना हो तो आप लोग ज़रूर चले आइएगा और कभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं और उसके हस्बैंड भी बहुत केयर करते हैं। तो इस तरह जो है बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर गोविंद और उनकी पत्नी को भी थोड़ा शांति मिलती कि उन्होंने जिस बेटी को इतने प्यार से पढ़ाया लिखाया है, उस बेटी की वहाँ पर लोग बहुत अच्छे से उसे रखते हैं। और इस तरह वक्त कट रहा था। उनकी बेटी भी अक्सर अपने मम्मी पापा से बात करती रहती कि पापा की तबीयत कैसी है, क्या है, और मम्मी की तबीयत के बारे में या मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मी को समझाती रहती थी। तो वक्त ऐसे ही बीत रहा था और यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी जब अकेले हो गए थे तो वो अक्सर जो है
जब बाहर निकलते तो लोग उनसे कहते कि आज अगर एक लड़का होता तो आपका ख्याल रखता, और बेटी चली गई है, अब घर सुना सुना लग रहा है, तो कम से कम बेटा होता तो आपका ख्याल रखता। तो इस पर वो बड़े गर्व से कहते कि बेटा नहीं है तो क्या हुआ, दामाद तो मिला है, और दामाद भी बेटे से कम नहीं होता है। मैंने बेटी दिया है तो मुझे एक दामाद मिला है, और मेरा दामाद भी बहुत क्या ख्याल रखता है। वो अक्सर फ़ोन करके मेरा हालचाल लेता रहता, हमारी पत्नी का हालचाल लेता रहता है। इस तरह शायद वो अपने मन को सतावना भी दे रहे थे, और जो है क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनकी बेटी पराई हो चुकी है और वो दोनों मियाँ बीवी अब अकेले हैं। और इस तरह वक्त कट रहा था। इसी बीच उनकी पत्नी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। उन्होंने अपनी बेटी को बताया तो बेटी कुछ दिनों की इजाज़त लेकर मायके आई, और यहाँ पर उसने अपनी मम्मी की काफ़ी सेवा की। लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उनका देहांत हो गया। गोविंद जी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, और उन्हें अब समझ में आ रहा था कि अब वो अकेली इतनी बड़ी लाइफ अकेले कैसे काटेंगे। जो घर उनकी बेटी के जाने के बाद खाली हो गया था, आज उनकी पत्नी के जाने के बाद एकदम निर्जीव सा हो गया है। वो इस घर में कैसे रहेंगे, पता नहीं कितने दिन की लाइफ है, कैसे कटेगी। वो ये सारी बातें सोचकर काफ़ी परेशान रहते थे। उनकी बेटी रुचि अपने बेटे, उसका जो छोटा सा बच्चा था, वो अक्सर नाना के पास खेलता रहता था, तो जिससे उनका थोड़ा सा मन बहला रहता था, और वो अक्सर उसको घुमाने वगैरह ले जाते थे। लेकिन रुचि भी कितने दिन अपने मायके में रहती। उधर उसके पति नवीन ने भी कई बार फ़ोन किया कि अब तुम चली आओ, और मम्मी यहाँ पर अकेली हैं, उनके ऊपर सारा वर्क पड़ रहा है, वो सारा काम कर रही हैं, और उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम कितने दिन वहाँ पर रहोगी, अब तो पापा को ये सारी चीज़ें झेलनी ही पड़ेगी। तो इस पर रुचि ने सोचा कि जो है, रुचि भी सोच रही थी कि उसके पापा कैसे रहेंगे इतनी अकेले। अब तक तो मम्मी थी तो कोई टेंशन नहीं था, और पापा को तो 1-2 बार शुगर का अटैक भी पड़ चुका है, कैसे पापा रहेंगे। वो सारी बातों से बहुत टेंशन थी, और इसी टेंशन में वो सारी बातों से उसको टेंशन हो रहा था। तो और इसी बीच उसने एक डिसीजन लिया, और उसने कहा, फिर अपने पापा से बात की, पापा मुझे नवीन बुला रहे हैं और वहाँ पर मम्मी जी अकेली हैं, मम्मी जी को सारा काम करना पड़ रहा है, तो कहीं उनकी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो गोविंद जी का दिल धक से हो गया कि उनकी बेटी भी चली जाएगी तो घर में कैसे रहेंगे। तो लेकिन बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उसको तो जाना ही होगा। ये सोचकर उन्होंने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, बेटा जाना तो पड़ेगा ही, वहाँ पर वो लोग भी अकेले ही हैं, तो तुमको तो जाना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम अपनी तैयारी करो, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी मम्मी हमें छोड़ के जा ही चुकी हैं और मुझे अकेले ही रहना है, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं रह लूँगा, तुम जाओ अपनी गृहस्थी संभालो। रुचि कहती है, पापा मैं ये किसने कहा आपसे कि मैं जा रही हूँ अकेले, आप भी मेरे साथ चल रहे हो। तो इस पर गोविंद जी कहते हैं, नहीं बेटा, मैं बेटी के घर नहीं जाऊँगा, हमारे यहाँ बेटियों के घर का पानी नहीं पिया जाता, मैं तुम्हारे घर चल के रहूँगा। तो इस पर रुचि कहती है, पापा अगर आप एक माँ पापा बेटी की कमाई खा सकते हैं तो फिर बेटी के घर का पानी पीने में क्या हर्ज है। जिस तरह कोई भी माँ बाप अपने बेटे की परवरिश करता है, ठीक उसी तरह एक बेटी की भी परवरिश करता है। फिर ये भेदभाव क्यों जो है, बेटे के घर का बेटे के साथ आप रह सकते हो, बेटी के साथ क्यों नहीं रह सकते हो। तो इस पर गोविंद जी कहते हैं, बेटा वहाँ पर तुम्हारे सास ससुर हैं, उन्हें बुरा लगेगा, तुम्हारे पति हैं, तुम लोगों की प्राइवेसी में दिक्कत होगी, तुम जो है, मैं नहीं जा सकता हूँ वहाँ पर, मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं यहीं पर रह लूँगा, और तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो, मैं यहाँ पर नौकर चाकर लगा लूँगा, खाना वगैरह बना देगा वो आके, और तुम जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हें उसे देखना है। मेरी ज़िंदगी का क्या, अब 4 दिन रह गया, तुम्हारी माँ छोड़ के गई है, उसके बाद अब मुझे कितना दिन जीना है।
तो इस पर रुचि गुस्सा करने लगती, क्या बात है पापा, ये सब क्या है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, मम्मी छोड़ के चली गई और जो है क्या आप भी मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहते हो, मैं नहीं रह पाऊंगी आप लोगों के बिना, आप मम्मी तो जा चुकी है, कम से कम आपका हाथ तो मेरे सर पर है। ये कहकर रुचि रोने लगती है। तो वो अपनी बेटी को चुप कराते हैं और वो सोचते हैं कि इससे ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, और इस वजह से वो उसकी बात मान लेते हैं और अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। घर का अपना एक एक सामान पैक करते हैं। उन्हें जैसे लगता है कि वो अपनी पत्नी का साथ छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। उस घर में उन्हें अपनी पत्नी के होने का एहसास होता है और इस तरह वो अपना बैग पैक करते हैं। और लेकिन फिर एक बार वो अपनी बेटी से पूछते हैं, रुचि से, कहते हैं बेटा क्या आपने जमाई जी से पूछा, आपने दामाद जी से बात की है कि मैं वहाँ पर आकर रहूँगा? तो इस पर रुचि कहती है पापा उनसे क्या पूछना, वो भी तो आपको बहुत प्यार करते हैं कि, और क्या फिर हम दोनों अलग अलग हैं? अगर मैं उनके मम्मी पापा की सेवा करती हूँ तो मैं अपने पापा की भी सेवा कर सकती हूँ, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इस पर गोविंद जी कहते बेटा फिर भी तुम्हें एक बार उनसे राय ले लेना चाहिए था, उनसे पूछ लेना चाहिए था, और कहीं उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इस पर रुचि कहती है पापा क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पापा को तो आप जानते हैं, मम्मी भी थोड़ा कटु स्वभाव की, थोड़ा उनका स्वभाव है बोलने वाला, लेकिन फिर भी उन्हें बुरा नहीं लगेगा और वो लोग मेरे डिसीजन से खुश भी होंगे। उन्हें पता है कि मेरे अलावा आपकी कोई औलाद नहीं है, तो मैं आपको किसके भरोसे छोड़ दूँ। गोविंद जी निरुत्तर हो जाते हैं और बेटी का कहना मान लेते हैं और इस तरह वो अपनी बेटी के साथ उनके ससुराल आ जाते रुचि के। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा नवीन खोलता है तो वो जब वो ससुर जी को देखता है तो उनके पैर छूता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अच्छा किया तुम पापा जी को कुछ दिन के लिए यहाँ पर ले आई हो, और जो है यहाँ पर पापा जी कुछ दिन रहेंगे तो वो मम्मी की यादों से दूर रहेंगे, बहुत अच्छा काम किया। तो इस पर रुचि खुश हो जाती है कि उसका पति उसे समझता है। और इस तरह जब वो उसके सास ससुर देखते हैं तो वो भी पहले तो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं। और फिर जो है धीरे धीरे जब गोविंद जी वहाँ पर रहने लगते हैं, जब उन लोगों को पता चलता है कि रुचि हमेशा के लिए यहाँ पर अपने पापा को लेकर आई है, तो उनकी सास को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहती हैं कि कैसे पिता हैं, वो अपने पति से कहती हैं कि कैसे पिता हैं, इनके यहाँ का कोई रीति रिवाज नहीं है, बेटी के घर का पानी पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि आकर बेटी के घर में रह रहे हैं, हम लोगों की इज्जत नहीं रहेगी। तो इस पर उनके ससुर समझाते कि जो है इसमें इज्जत जाने वाली कौन सी बात है, हमारी बहू हमारा भी करती है और उनके पापा का कोई सहारा नहीं है हम लोगों के अलावा, तो अगर वो अपने पापा का करती है तो कौन सा बुरा काम कर रही है, वो तो एक अच्छा काम कर रही है। पर उनकी सास थोड़ा तेज़ स्वभाव की थी, तो वो जब गुस्सा करने लगती कि हाँ आपको नहीं पता है, समाज में तो मुझे रहना है, 4 लोगों से मैं मिलूँगी और लोग ताना देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो इस पर उनके ससुर चुप हो जाते, और पर उनके ससुर को काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ उनके समधी जी हैं, तो वो अक्सर उनसे बातचीत किया करते थे। अब उनकी सास को ये बातें भी खलती कि अक्सर उनके पति समधी के साथ ही लगे रहते हैं, बातचीत किया करते हैं, और अब उन्हें वो कम टाइम देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती थी जो गोविंद जी को थोड़ा सा बुरा फील होता था। वो कुछ ऐसी बातें बोल देती थी जैसे उन्हें जो गोविंद जी को अपनी ही बेटी के घर में अजनबी की तरह फील करा रहा था। गोविंद जी को वहाँ कुछ भी अपना नहीं लग रहा था। वो कोई भी चीज़, कोई भी सामान अगर उठाते तो हक से नहीं उठाते थे, अपनी बेटी से पूछ लेते थे कि बेटा क्या ये मैं ले लूँ। तो वो चीज़ें रुचि को भी बुरा लगता कि पापा क्यों ऐसे पूछ रहे हैं, और गोविंद जी को लगता कि मैं बेटी के घर में हूँ तो मैं कैसे ऐसे कोई सामान ले लूँ। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में थोड़ा सा एक ना कहते हैं कि उस रिश्ते को कहीं ना कहीं उस रिश्ते में एक दूरी सी आ रही थी। एक दिन गोविंद जी
की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, रुचि ज़्यादा टाइम अपने पापा को दे रही थी, तो वो उस पर भी इनकी सास को लगा कि जब से इनके पापा आए हैं तब से ये अपने पापा के साथ अक्सर बैठी रहती हैं, हम लोगों का ध्यान ही नहीं रखती, जबकि रुचि घर का सारा काम करती थी। इसके बाद जाकर वो, क्योंकि उसके सास ससुर अक्सर बैठ के बातें करते थे, पापा अकेले कमरे में बैठे रहते थे, ये चीज़ें उसे बुरी लगती थी। नवीन भी ज़्यादा टाइम नहीं देते थे कि हाँ 2 मिनट ही बैठकर उसके पापा से बात कर सके, तो अक्सर बैठकर जब वो काम से फ्री होती थी तो पापा के पास चली आती थी और पापा के रूम में बैठकर मम्मी की बातें करती थी या उनको हंसाने की कोशिश करती थी, खुश रखने की कोशिश करती थी। पर रुचि यहाँ पर 2 भागों में बटी हुई थी। जब वो अपने अगर पापा के पास आती तो उसकी सास को ये लगता कि रुचि अपने पापा को ज़्यादा टाइम दे रही है और इसकी वजह से घर का सारा काम पड़ा रहता है और वो हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें वो नवीन से कहती, जिस पर नवीन और रुचि के बीच में थोड़ी सी अनबन रहने लगी। ये बातें गोविंद जी को अच्छी नहीं लगती। जब उनका दामाद और उनकी बेटी दोनों आपस में किसी बात पर बहस करने लगते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। उन्हें ये लगता कि उन्होंने अपनी बेटी को कितने प्यार से पाला है, पोसा है, और ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत बुरा फील कराती थी। उन्हें ये फील हो रहा था कि कहीं ये सब लड़ाई झगड़ा उनकी वजह से तो नहीं हो रहा है। छोटी छोटी बातें होती थी। गोविंद जी अगर बेटी से कहते कि बेटा मैं अब तो चला जाऊं कुछ दिन के लिए, अब तो मैं इतना दिन रह चुका हूं, अब तो मैं चला जाऊं, तो इस पर उनकी बेटी रोने लगती। रुचि कहती पापा मैं हमेशा के लिए आपको यहाँ पर लेकर आई हूँ और आप हमेशा जब होता है तब जाने की बात करते हो, वहाँ घर में अकेले आप क्या करोगे, और आप जानते हो आपकी भी तबीयत नहीं सही रहती और मैं रोज़ रोज़ वहाँ नहीं पहुँच सकती, मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं कैसे वहाँ पर आपको जाने दूँ। और ये सारी बातें सुनकर वो सोचते कि बेटी का दिल क्यों दुखाएं, जो भी होगा थोड़ा सा वो लोग उल्टा सीधा अगर भी बोल रहे हैं तो वो बर्दाश्त करेंगे, वो सुनते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी और धीरे धीरे वक्त भी बीत रहा था। छोटी छोटी बातें गोविंद जी के मन को ठेस पहुंचा रही थी। आज वो सोच रहे थे कि हाँ अगर जो है उनकी पत्नी होती तो वो आज वो बेटी के पास ना होते। उन्हें भी अंदर से अंदर पता नहीं क्यों फील हो रहा था जैसे वो उसके ससुराल में आकर उनकी प्राइवेसी पर ऐसा फील हो रहा था जैसे बेटी और दामाद की प्राइवेसी पर कुछ फ़र्क पड़ रहा हो, या उनके सास ससुर उनकी वजह से उनकी बेटी को कुछ ज़्यादा सुना रहे हैं। ये सारी बातें उन्हें फील हो रही थी और इस तरह वो अंदर ही अंदर घुट भी रहे थे, कुछ अपनी बेटी से कह भी नहीं पा रहे थे। और तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी वसीयत का भाग 1 यहीं पर ख़त्म होता है। मैं भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ और आप लोग देखिएगा कि जो है जिस दौलत की वजह से उन लोगों ने शादी की थी, या अगर हम सोचिए कि अगर हम किसी ऐसी लड़की से शादी करते हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे अंदर एक लालच होता है कि इसके माँ बाप की सारी ज़मीन जायदाद जो है हमारे बेटे को ही मिलेगी। पर हमें जब वहाँ पर उस माँ बाप में से किसी एक की सेवा करनी पड़ती है ना, तब वहाँ पर हम वही लोग अपना मतलब ना कहते हैं कि जो है असलियत दिखाने लगते हैं। तब वो लोग ये नहीं सोचते कि जिसकी वसीयत हमें चाहिए और जिसकी अगर उस माँ बाप की इकलौती बेटी वो है, तो अगर वो बेटी सेवा नहीं करेगी तो कौन उनकी सेवा करेगा। तो आगे कहानी में आप देखिएगा कि यहाँ पर रुचि ऐसा क्या फैसला लेती है कि उसके ससुराल वालों का मन बदल जाता है और उसके पिता को गर्व होता है कि हाँ उनकी बेटी, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था अपनी बेटी के लिए कि उन्हें बेटी के अलावा और कोई नहीं चाहिए था, आज वो बेटी उस पर खरी उतरी। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा भाग 2। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि
फिर से कोरोना वापस आ रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपनों के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मास्क लगाइएगा, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिएगा। और अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और एक पिता की भावनाओं को मैंने सही से दर्शाया है या नहीं दर्शाया है, ये सब चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या समाज में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे व्यू बढ़ाने में आप लोग मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। तो मैं भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने सैटरडे में हाजिर होती हूँ। वसीयत। तब तक के लिए बाय।